अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो औसतन अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 58 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा। आज की जो स्थिति है, आज के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से उसकी तुलना में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के दूसरे तरीके लगाते हैं तो उन तरीकों से 1 टन कम हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 टन कम हो सकती है, आधा टन कम हो सकती है। तो जिन्होंने इस पूरे गणित को समझा है वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है तो जो एक सबसे कारगर तरीका है वो ये है कि एक बच्चा कम पैदा करो। एक बच्चा अगर तुमने कम पैदा किया तो 58 पॉइंट तुम्हारे हैं। उसकी जगह अगर तुम दूसरे तरीके आजमा रहे हो, दूसरे तरीके क्या होते हैं? पेड़ लगा देंगे। अब पेड़ लगाने से यह समझो कि एक पेड़ 40 साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। 40 साल में 1 टन। और अगर आपने बच्चा पैदा कर दिया तो 1 साल में 58। अब पेड़ लगाने से क्या क्षतिपूर्ति हो गई? पेड़ लगाने से कोई प्रायश्चित हो गया? इसी तरीके से बात की जाती है कि ये बिजली के जो बल्ब हैं ये कम पावर वाले लगाओ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आप जरा सा बचा पाओगे। जो असली दानव है वो है आबादी। कौन सी आबादी? ऐसी आबादी जो उपभोग करने पर उतारू है। समझ में आ रही है? वैज्ञानिक तथ्यों के नीचे इस पूरी समस्या का मानवीय पक्ष है। यह समस्या मानवकृत है, एंथ्रोपोजेनिक है ना, हमने बनाई है। हमने कैसे बनाई है वो समझना जरूरी है ना। हमने बनाई है कंजम्पशन कर करके और बच्चे पैदा कर करके, उपभोग के माध्यम से और संतानोत्पत्ति के माध्यम से। और चूंकि उपभोग करने वाली संतान ही होगी तो इसीलिए इस समस्या को रोकने का जो सबसे कारगर तरीका है वो है संतानों पर नियंत्रण लगाना। जब संतान ही नहीं होगी तो भोगेगा कौन? और हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा ही उपभोग कर रही है। तो यहां तो हम बात कर रहे हैं कम करने की, अगली जो आएगी वो और ज्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक संपन्नता बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। जब पैसे आ रहे हैं तो जो आदमी सब्जी खाता था वो मांस खा रहा है। जहां मांस खानी शुरू की तहां समझ लो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने वालों की कतार में शामिल हो गए। ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन उपभोग के माध्यमों में, कंज्यूम की जाने वाली चीजों में जो चीज हमारे लिए, पृथ्वी के लिए, वातावरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा घातक है वो है मांस का सेवन। मांस का सेवन समझ रहे हैं ना? सबसे ज्यादा घातक क्यों है? क्यों है? क्यों होता है? वो कटते ही नहीं हैं। वो जीते किस पर हैं? घास पर। और घास का मैदान कहां से आएगा? जंगल काट के। इस समय दुनिया में सब पशु कम से कम आबादी पर पहुंच चुके हैं।
जानते हो कौन से पशु हैं जिनकी आबादी जबरदस्त बढ़ा दी है इंसान ने? वो पशु जिनको इंसान खाता है। मुर्गा, बकरा, भेड़, गाय, सूअर। और ये जितने हैं ये सब क्या करते हैं? चरते हैं। इन्हें दाना चाहिए और इनके शरीर से बहुत ज्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो मांस खाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो जबरदस्त रूप से कार्बन इंटेंसिव प्रक्रिया है। और पश्चिमी जगत जितना प्रति व्यक्ति मीट, मांस डॉक्टरों द्वारा कहा गया है कि उच्चतम सीमा है, उससे 5 गुना खा रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि खाना हो तो खाओ, इससे ज्यादा खाओगे तो मरोगे। पश्चिम का औसत आदमी उससे 5 गुना ज्यादा मांस खा रहा है। और खा खा के हमने पृथ्वी को बुखार चढ़ा दिया है, मांस खा खा के। मांस खाने वाले समझ ही नहीं रहे हैं कि वो पूरी मानवता के प्रति कितना जबरदस्त अपराध कर रहे हैं। मांस खाना कोई आपका व्यक्तिगत मसला नहीं है भाई। सिगरेट पीना क्या आपका व्यक्तिगत मसला है? आप एक कमरे में होते हो, आप सिगरेट का धुआं छोड़ना शुरू कर देते हो तो आपको तत्काल क्या कहा जाता है? साहब यहां और लोग भी हैं, आप जो कर रहे हो उसका असर दूसरों पर पड़ रहा है। इसी तरह मांस खाना भी अब किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। कोई कहे कि भाई मेरी थाली पर कुछ भी रखा है, आपको क्या आपत्ति है? आपकी थाली पर जो रखा हुआ है उससे मेरे ग्रह की बर्बादी हो रही है। तो ये आपकी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है कि आप जो कुछ भी खा रहे हो। और मांस में भी जो मांस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने के लिए, वो है भैंस और गाय का मांस, क्योंकि ये जानवर बड़े होते हैं। कोई धार्मिक इत्यादि कारण नहीं, सीधा सीधा वैज्ञानिक कारण। फिर आती है वो चीज जिसको हम बहुत मूल्य देते हैं, जिसको हम कहते हैं गुड लाइफ। हर चीज उपभोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। फर्नीचर, टेलीविजन, 50 तरह के कपड़े, 50 तरह के उपकरण, और इसी को हम मानते हैं तरक्की। एक एक चीज जिसको हम तरक्की से संबंधित मानते हैं, एक एक चीज जिसको हम तरक्की से संबंधित मानते हैं, वो वास्तव में कार्बन का उत्सर्जन करके ही बनती है। यही वजह है कि जिन मुल्कों में सबसे ज्यादा तथाकथित तरक्की है, उन्हीं मुल्कों में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। और आगे की मजेदार बात यह कि उन्हीं मुल्कों में सबसे ज्यादा क्लाइमेट डिनायल है। आज भी अगर कोई मुल्क है, कोई देश है जहां क्लाइमेट चेंज को नकारने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति तक अभी मानने को तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज है। और वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शेल, एक्सन मोबिल, अमेरिकी कंपनियां भी हैं, यूरोपियन कंपनियां भी हैं, जो उतारू हैं ये सिद्ध करने पर अभी भी कि क्लाइमेट चेंज उतनी बड़ी समस्या है नहीं जितनी बड़ी लग रही है। अभी कुछ दशकों पहले तक तो वो कह रही थी कि नहीं साहब तापमान बढ़ ही नहीं रहा है। फिर जब पुख्ता प्रमाण आ गए कि तापमान तो बढ़ ही रहा है, तो उन्होंने कहा तापमान बढ़ रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं बढ़ रहा है। अब जब ये भी निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि तापमान बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से ही बढ़ रहा है, तो वो कह रही है नहीं बढ़ तो रहा है
लेकिन इससे उतने भी घातक परिणाम नहीं होंगे जितने घातक परिणाम बताए जा रहे हैं। जहां जितना ज्यादा उपभोग है वहां उतनी कार्बन डाइऑक्साइड और उतना ज्यादा झूठ है। उतना ही ज्यादा झूठ भी है। प्रति व्यक्ति मांस का जितना उपभोग अमेरिका में है, दुनिया के किसी और बड़े मुल्क में नहीं है। इस मामले में तो वास्तव में यूरोप और अमेरिका की भी तुलना नहीं की जा सकती। अमेरिका और यूरोप दोनों में औसत तापमान करीब करीब एक सा रहता है, लेकिन यूरोप की अपेक्षा अमेरिका में 4-5 गुना ज्यादा एयर कंडीशनर बिकते हैं, क्योंकि जो पूरा समाज ही है अमेरिका का वो उपभोग की पूजा करता है। यूरोप की अपेक्षा औसत अमेरिकी कहीं ज्यादा मांस खाता है, कहीं ज्यादा ऊर्जा का व्यय करता है। एनर्जी कंजम्पशन एक अमेरिकी घर में कहीं ज्यादा होता है यूरोप से, और अगर भारत से या चीन से तुलना करें तो फिर तो कोई बात ही नहीं। दुर्भाग्य यह है कि विकासशील विश्व के लिए भी अमेरिकी उपभोक्तावाद एक आदर्श बनता जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि हम भी उतना ही उपभोग करें जितना कि अमेरिका वाले करते हैं। इसी को हम बोलते हैं गुड लाइफ, इसी को हम बोलते हैं विकास, तरक्की, खुशियां।